हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार। आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको बता दें कि हम लोग भाग 6 पढ़ रहे हैं और भाग 6 में हम लोग राज्य विधानमंडल को पढ़ रहे हैं और राज्य विधानमंडल में हम लोगों ने विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को पढ़ लिया है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि राज्य विधानमंडल का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा जिसका गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होगा। तो उसी क्रम में ये एक अगला टॉपिक है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जैसे ही केंद्र में लोकसभा काम करती है वैसे राज्य में विधानसभा काम करती है, जैसे राज्यसभा काम करती है वैसे ही विधान परिषद काम करता है। थोड़ा बहुत अंतर था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। राष्ट्रपति केंद्र में जिस तरह से काम करता है, राज्यों में राज्यपाल काम करता है। तो वैसे ही अब जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद काम कर रही है केंद्र स्तर पर, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद काम कर रही है। तो आज हम लोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद से जुड़े हुए सारे प्रावधानों को देखेंगे, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री। तो जैसे ही हमने आपको बताया था कि केंद्र में भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका के विपरीत संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली वाली व्यवस्था लागू की गई है। आपको पता है संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, वो प्रधानमंत्री होता है और जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। वैसे ही राज्यों में भी ये मॉडल लागू किया गया है संसदीय शासन प्रणाली वाला। तो जो हमारा कार्यकारी प्रमुख होगा, कार्यकारी प्रमुख वो सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, और जो संवैधानिक प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा वो राज्यपाल होगा। ठीक है, यानी हम इन्हें वास्तविक प्रमुख भी कह सकते हैं, रियल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये रियल हेड ऑफ द स्टेट है और ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है। राज्य के ये संवैधानिक प्रमुख हैं। ठीक है, तो सीएम, इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर राज्यपाल। ठीक है, और इसमें से अगर हम एक डिवीजन कर दें तो यहाँ कैबिनेट को निकाल लेंगे। तो कई बार हम लोग प्रधानमंत्री शासन वाली व्यवस्था को कैबिनेट शासन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री परिषद का एक छोटा सा निकाय है, भाग है, लघु निकाय है, जिसमें 15 से 20 मंत्री आते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, फिर उप मंत्री। ठीक है, तो मंत्री परिषद और राज्यपाल, कौन होगा मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होगा, सीएम। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता
बहुमत दल का नेता। जैसे याद करिए, मैंने जब मैं प्रधानमंत्री पढ़ा रहा था और मंत्रिपरिषद पढ़ा रहा था तो मैंने अनुच्छेद 74 और 75 बताया था। यहाँ बताया था एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, जिसका प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रकार से बताया था कि यहाँ पे पीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी अनुच्छेद 75 में कहा गया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो इसी प्रकार से 163 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी। ये राज्यों में भी कहा गया, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। और 164 में कहा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए, 163 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? जिसका हेड सीएम होगा। ये कहा गया है 163 में। अब ध्यान दीजिए 164 में, जैसे 74 और 75 का भी मत भूलिए, ऐसे ही 164, 163 और 164 राज्यों के लिए कभी मत भूलिए। 164 में कहा गया है कि सीएम, जो चीफ मिनिस्टर होगा, सीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर्स होगा वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? राज्यपाल किसी को भी नियुक्त कर लेगा, राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री केवल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करेगा, और यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तब, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल, उसमें भी सबसे बड़ा दल होगा, मान लीजिए बहुमत नहीं है तो क्या, तब भी उससे भी बड़ा दल होगा ना कोई। बहुमत नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन विधानसभा में कोई एक बड़ा दल तो होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे। तो विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता, सबसे बड़े दल के नेता को, या फिर गठबंधन के नेता को, गठबंधन के नेता को, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा में बहुमत दल का नेता, ठीक है। या सबसे बड़े दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, या गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, ठीक है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो, ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिए 163, आर्टिकल 163 वापस आते हैं। एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी, ठीक है। देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस गवर्नर ऑफ द स्टेट। देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। एक मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए, ठीक है। इस जिसका जो हेड होगा, इसका हेड कौन होगा? हेड सीएम होगा, जिसका प्रधान, हेड माने प्रधान, ठीक है, इसका हेड मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। 164, आर्टिकल 164, सीएम की नियुक्ति, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति, सीएम की
नियुक्ति कौन करेगा? सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो सीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, और सीएम की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, इसके बाद मंत्रिपरिषद का कार्यकाल यानी मंत्री का कार्यकाल कितना होगा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होगा? तो प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल बताया था आपको? हमने बताया था कि जो प्रधानमंत्री होगा जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर बना रहेगा। ऐसे ही अगर हम इनके सीएम के कार्यकाल की बात करें, सीएम का कार्यकाल, तो जब तक इन्हें क्या है, सामान्य कार्यकाल आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, 5 इयर्स। सामान्य कार्यकाल कितना होता है? सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन ये संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक है, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन जब तक सीएम को, मुख्यमंत्री को विधानसभा में क्या प्राप्त है? विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, बहुमत प्राप्त है। ठीक है, शपथ ठीक है, शपथ तो सारे मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो शपथ राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष। ठीक है, राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब इनकी अगर हम लोग योग्यता की बात करें तो क्या योग्यता होगी? पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब विधानसभा लोअर हाउस है, सामान्यतः जो मुख्यमंत्री होगा वो कहां से होना चाहिए? तो विधानसभा से होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि विधानसभा का व्यक्ति, याद करिए हमने बताया था कि ऐसे कई प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से आए, ऐसे कई प्रधानमंत्री बताए थे आपको, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, ये कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से आए। तो विधान परिषद भी उच्च सदन है, अपर हाउस है, तो क्या मुख्यमंत्री वहां का व्यक्ति नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री बन सकता है, बशर्ते कि उसे किसी एक सदन से, राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन से 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी। ऐसा कोई व्यक्ति
जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे किसी एक सदन से, राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन से 6 महीने के अंदर सदस्यता ले लेनी चाहिए। इसका रिसेंट एग्जाम्पल है महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे। आपको पता है कि उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के व्यक्ति नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना वो विधानसभा से ना वो विधान परिषद से। महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह क्या है, 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो वो किसी भी सदन के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बनाया गया। याद होगा आपको, महाराष्ट्र में एक लंबा ड्रामा हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया। ठीक है, बीजेपी और शिवसेना ने क्या कर लिया था, गठबंधन कर लिया, जो किसी को भी स्पष्ट मेजोरिटी नहीं मिली, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई हुई। ठीक है, तो ये करंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, उम्र सीमा 25 वर्ष, क्योंकि लोअर हाउस के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, ऐसे ही प्रधानमंत्री के लिए भी हो जाएगी, उम्र सीमा 25 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होगी, हम लोग यहां लिखे दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे मुख्यमंत्री की भूमिका, क्या भूमिका होगी मुख्यमंत्री की, सीएम की भूमिका। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रति, मंत्री परिषद के प्रति क्या भूमिका होगी। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के प्रति, मंत्री परिषद के प्रति। दूसरा, गवर्नर के प्रति यानी राज्यपाल के प्रति। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के प्रति। तीसरा, लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के प्रति, राज्य विधान मंडल के प्रति। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। तो मंत्री परिषद, आपको पता है कि राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेगा, राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेगा जिसकी सिफारिश किसने की हो, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से। तो राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेगा जिसकी सिफारिश सीएम ने की हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इनके ट्रांसफर वगैरह, इनके मंत्रालय वगैरह अगर चेंज करने तो मंत्रालयों में फेरबदल कर सकता है, मंत्रालयों में
फेरबदल कर सकता है, फेरबदल। ठीक है, मंत्रालयों में फेरबदल कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही फेरबदल करेगा। यानी कोई किसी को अगर कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है तो दूसरी मिनिस्ट्री में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, कोयला मंत्रालय दे दिया जाएगा। ठीक है, चेंज कर दिया जाएगा मंत्रालय। तो मंत्रालय चेंज करने का भी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। करेगा राज्यपाल, सारे काम राज्यपाल करेगा, लेकिन आपको पता है क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, तो सारे जितने भी काम होंगे राज्यपाल के बाय द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, सारे प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही होंगे। तो मंत्रालयों में फेरबदल कर सकता है। इसके बाद आपको बता दें कि अगर किसी मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और अगर उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है तो मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोबारा से चुनाव होंगे, सरकार गिर जाएगी। आ रही बात समझ में? ऐसी स्थिति में दोबारा से इलेक्शन होंगे तो राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेगा जिसकी सिफारिश सीएम ने राज्यपाल से की हो। ठीक है, दूसरा, मंत्रालय में फेरबदल कर सकता है। और अगर सीएम की अचानक मृत्यु होती है, सीएम की अचानक मृत्यु होती है सीएम की अचानक मृत्यु होती है और उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ठीक है, और स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, उत्तराधिकारी ना हो, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। ठीक है, या सीएम क्या कर दे, मुख्यमंत्री सीएम त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे। ठीक है, तो या कोई मंत्री, अगर मंत्रियों कई कई मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, तो मंत्रियों की जब मुख्यमंत्री से आपस में विचार ना मिले, ठीक है, मंत्रिपरिषद ने कोई डिसीजन लिया और कोई मंत्री उस डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहा है या कोई डिसीजन पसंद नहीं है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री उनसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं और उन्हें त्याग पत्र देना होगा मंत्रियों को। ऐसे कई मामले आए जब मंत्री त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, तो सीएम की अचानक मृत्यु होती है या और उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, सीएम त्याग पत्र दे दे। ठीक है, मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे। और यदि किसी मंत्री की मुख्यमंत्री से आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी मंत्री की सीएम से आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो सीएम क्या कहेंगे? सीएम कहेंगे आप त्याग पत्र दे दीजिए। सीएम त्याग पत्र देने के लिए कहेगा। आपस में सामंजस्य नहीं। ठीक है, किसी मंत्री की
सीएम से आपस में सामंजस्य नहीं है तो सीएम त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। पूरा कर लीजिए आप, छूट जाया करे तो ठीक है। यदि किसी, ध्यान दीजिए एक बात और, यदि किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है तब मंत्रिपरिषद क्या होगी, भंग होगी। ठीक है। और किसी मंत्री की अगर मृत्यु होती है तो उसे भरने के लिए, उस पद को भरने के लिए मुख्यमंत्री स्वतंत्र हैं। ठीक है। राज्यपाल के संदर्भ में यहां अनुच्छेद 167 याद रखिएगा, याद करिए, केंद्र में आ जाइए। 78 बताया था कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि शासन संबंधी सभी विषयों की जानकारी राज्यपाल को दें या राज्यपाल को अवगत कराएं। ठीक है। या नहीं देने पर राज्यपाल मांग भी सकते हैं। इसी प्रकार से राज्य में अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, सीएम का कर्तव्य है, सीएम का कर्तव्य है कि शासन संबंधी सभी विषयों की जानकारी, सभी विषयों की जानकारी ठीक है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि शासन संबंधी सभी विषयों की जानकारी राज्यपाल को दें और ना देने पर राज्यपाल स्वयं भी मुख्यमंत्री से मांग सकते हैं। ठीक है। तो ये राज्यपाल और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच की कड़ी होता है। ठीक है। जो सीएम होता है, सीएम, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, या कैबिनेट की कह लीजिए, कैबिनेट की भी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद की भी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। तो ये मंत्री अपनी बात मुख्यमंत्री से कहेंगे, मुख्यमंत्री इसके बाद राज्यपाल से कहेंगे, या राज्यपाल को कोई बात कहनी होगी तो राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री से कहेंगे, फिर सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद से कहेंगे। तो दोनों के बीच, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अनुच्छेद 177 कभी मत भूलिएगा, वहां 88 बताया था कि कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन में या समिति में भाग ले सकता है, किंतु मत वहीं पर देगा जिसका वह सदस्य है। इन द सेम वे लेजिस्लेचर में, राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद 177 के तहत कोई भी मंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है या उसकी समिति में भाग ले सकता है, किंतु मतदान वो वही करेगा जिसका वह सदस्य है। ये राज्य में महाधिवक्ता के लिए भी होगा, लेकिन महाधिवक्ता मतदान नहीं करेगा। महाधिवक्ता और मंत्री में इतना अंतर है कि वो मतदान नहीं करेगा, बगैर मतदान के किसी सदन में, किसी भी समिति में भाग ले सकता है। ठीक है। तो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की भूमिका, इसके अतिरिक्त विधानसभा को भंग करने
विधानसभा को भंग करने, विधानसभा को भंग करने की सलाह सीएम राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को देगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल विशेष सत्र बुला सकता है। राज्य विधानमंडल का राज्यपाल विशेष सत्र बुला सकता है। सत्रावसान, सत्रावसान भी बताया था यहीं पे, सत्रावसान। ठीक है, सत्र बुलाना, सत्रावसान। याद करिए कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां याद करिए आप। हमने आपको बताया था कि सत्र को बुलाना, सत्रावसान, विधानसभा को विघटन करना, प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक तथा आम चुनाव के बाद पहली बैठक को राज्यपाल संबोधित करता है। ठीक है, तो ये सब काम राज्यपाल अपनी मर्जी से करेंगे क्या? ठीक है, ये सारे काम राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। ठीक है, सारे काम हमने बताया था। हालांकि संविधान में विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है राज्यपाल के लिए, संविधान में राज्यपाल के लिए विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, राज्यपाल के लिए किया गया है। ठीक है, संविधान में राष्ट्रपति के लिए विवेकाधीन यानी अपने विचार से, अपने दिमाग से, बुद्धि से राज्यपाल क्या कर सकता है? डिसीजन ले सकता है। उन परिस्थितियों को छोड़कर, उन सभी परिस्थितियों को छोड़कर यदि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को कोई सलाह देती है, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर अगर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को कोई सलाह देती है तो राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी, तो राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी। 42वां संविधान संशोधन बताया था आपको, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन आपको बता दें यहां लागू नहीं होता, ये राज्यों के लिए नहीं है। हमने बताया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा जी के समय में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, और उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह यानी मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। 42वां संविधान संशोधन यहां लागू नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहां हमने आपको मंत्रिपरिषद में वहां भी 91वां संविधान संशोधन बताया था, 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या था ये? हाँ बिल्कुल सही, 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था? यानी मंत्रिपरिषद का विस्तार, मंत्रिपरिषद का विस्तार 15% से अधिक नहीं होगा। मंत्रिपरिषद का विस्तार, ठीक है, विधानसभा के वहां केंद्र में भी यही था कि लोकसभा के, तो यहां राज्य की बात है तो विधानसभा के, तो मंत्रिपरिषद का विस्तार या विधानसभा की जगह कर लीजिए, नहीं ठीक है विधानसभा ही रहेगा। मंत्रिपरिषद का विस्तार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का
कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद का विस्तार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम 12 मंत्री से कम भी नहीं होंगे। न्यूनतम 12 मंत्रियों से 12 मंत्रियों, यहां प्रतिशत नहीं है, यहां प्रतिशत है, ध्यान दीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइए। नहीं, आप यहां प्रतिशत लगा हुआ है, यहां केवल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है। न्यूनतम विस्तार है ये, तो न्यूनतम विस्तार यानी 12 मंत्रियों से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो लोअर लिमिट भी लगा दी और अपर लिमिट भी लगा दी। अपर लिमिट 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 12 मंत्रियों से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये था आपका 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में किया गया। ठीक है। क्योंकि मंत्री पद आपको पता है खैरात में बांटे जाते थे। ठीक है। तो ज्यादातर सदस्य मंत्री पद के चक्कर में क्या करते थे, पार्टियां बदल लेते थे। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून बनाया गया। ठीक है। दल बदल कानून क्या कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोलते हैं हिंदी में दल बदल कानून। दल बदल कानून यानी कोई भी मंत्री अगर डिस्क्वालीफाइड, निर्योग्य घोषित किया जाता है। ठीक है। कोई भी मंत्री अगर डिस्क्वालीफाइड यानी निर्योग्य घोषित किया जाता है, निर्योग्य घोषित किया जाता है, निर्योग्य घोषित किया जाता है। कोई भी मंत्री अगर डिस्क्वालीफाइड, निर्योग्य घोषित किया जाता है तो वो क्या नहीं बन सकता, तो वो मंत्रिपरिषद, तो वह मंत्री नहीं बन सकता। ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया था अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये भी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में ही था। हमने बताया था कि ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद क्या करेगी, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। वहां अनुच्छेद 75(3) बताया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 164। ठीक है। इसी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी है। ठीक है। और इसी में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। रिस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स will be collectively responsible to the legislative assembly of the state। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स will be collectively responsible to the विधानसभा। ठीक है, या लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। एक चीज और,
अगर मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो चुकी है तो राज्यपाल ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद सदन में अपना विश्वास खो चुके हैं तो राज्यपाल ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम आपको मंत्रियों के प्रकार बताते हैं, ठीक है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां बताई थी हमने, लेकिन उससे पहले हम मंत्रियों के भी कार्य बता दें आपको। मुख्यमंत्री के जिस तरह से कार्य बताए थे, फिर हम मंत्रियों की कैटेगरी बताएंगे आपको। अभी मंत्रियों के कार्य, मंत्रिपरिषद की भूमिका या कार्य। मंत्रिपरिषद की भूमिका या कार्य याद करिए, वहां पे हमने क्या बताया था। मंत्रिपरिषद की भूमिका, तो हमने यहां आपको बताया था, वहां भी बताया था, ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या था, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। यानी फिर हम वही बात करेंगे आपसे, आर्टिकल 164 बताया था आपको कि मंत्री साथ साथ तैरते हैं और मंत्री साथ साथ डूबते हैं, ठीक है। मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ठीक है। किसी काम के लिए एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होगी, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो कोई एक मंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसके लिए, उसके लिए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। ये था सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ठीक है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ठीक है। सभी मंत्रियों को अपने विभाग के प्रति क्या होना होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है उनका किसी विभाग के प्रति। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री से उनकी नहीं पट रही है, खटपट हो रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो मुख्यमंत्री उनसे क्या कह सकते हैं, इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको, ढेरों मंत्रियों ने क्या किया, मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। विधिक उत्तरदायित्व, यानी यहां पे सारे काम आपको पता है राज्यपाल के सिग्नेचर से किए जा रहे हैं। आपको याद करिए, आर्टिकल, राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल 153 में क्या बताया था, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और फिर 154 में बताया था राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो सारे काम राज्यपाल के सिग्नेचर से किए जा रहे हैं, तो मंत्रियों, उसके लिए मंत्रियों को कोई विधिक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो मानी कोर्ट में उनको कोई जवाबदेह नहीं है, कोर्ट उनसे न्यायिक पुनरावलोकन के लिए नहीं कह सकता, या कोर्ट उनसे क्या नहीं कह सकता, इसके लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि सारे काम किसके सिग्नेचर से हुए, राज्यपाल के सिग्नेचर से हुए, ठीक है।
इसी प्रकार से ब्रिटेन में एक कहावत फेमस है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सारे काम मंत्री के जो भी आदेश होगा मंत्री के सिग्नेचर से होगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी निर्णय तभी आदेश बनता है अपने भारत में, राज्य स्तर पे होगा तो जब तक राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक मंत्री परिषद का निर्णय आदेश नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। फिर से समझ लीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी अनुच्छेद 164 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी विधानसभा। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी अपने विभागों के प्रति ये इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है ये है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और यदि मुख्यमंत्री के निर्णय या मंत्री परिषद के निर्णय से कोई मंत्री सहमत नहीं है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, या मुख्यमंत्री उनसे त्याग पत्र के लिए कह सकते हैं। विधिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है, अब आपको बता दें कि हमने मंत्रियों की 3 श्रेणियां बताई थी। मंत्रियों की 3 श्रेणियां बताई थी, वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं याद करिए। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, इसमें कौन कौन से मंत्री होंगे। नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होल्ड करते हैं, इनकी संख्या 15 से 20 होती है। ठीक है, दूसरे जो कैटेगरी है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर्स या इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी इन्हें मंत्रियों इंडिविजुअल मिनिस्ट्री भी दी जा सकती है, एक अलग मंत्रालय भी दिया जा सकता है, या फिर कैबिनेट मंत्रियों के नीचे भी काम करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। तीसरा उप मंत्री, इनके पास कोई विभाग नहीं होता। ठीक है, और ना ही ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं उप मंत्री। ये तो केवल प्रशासनिक कार्यों में इनको भी सलाह देते हैं और इनको भी प्रशासनिक कार्यों में सलाह देते हैं, प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देते हैं, प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये कैबिनेट की मीटिंग में जब भाग लेंगे जब इनको इनवाइट किया जाए, जब इनको बुलाया जाए। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भाग ले सकते हैं और इनके पास इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री यानी स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के पास जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जितनी भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, इनके पास होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, इस वजह से आपको 2 या 3 वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत जल्द आपको लगभग कम से कम मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि दिन में 3 वीडियो आपको दिए जाएं। ठीक है, और हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रारंभिक परीक्षा के पहले सिलेबस खत्म करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसा नहीं है, हमारी अगर कोई कमियां हैं तो आप उन कमियों को भी बताइए, जिससे कि जल्दी से जल्दी उन सारी कमियों को भी दूर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अ मैन नेवर कैन बी कंप्लीट, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक व्यक्ति कभी भी परफेक्ट मैन नहीं हो सकता। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारी
कमियां भी बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर भी करें, ठीक है। और कमेंट्स में जरूर आप बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।